एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है? कि भाई पूरा हफ्ता वो काम करे और एक अच्छा-सा वीकेंड स्पेंड कर पाए ताकि उसे अगले वीक काम करने की मोटिवेशन मिल जाए या वो एनर्जी मिल जाए जिससे वो अगला वीक सर्वाइव कर पाए। तो हम फुटबॉल फैन्स क्या करते हैं? अपने फेवरेट क्लब को देखते हैं, अपने फेवरेट क्लब को चीयर अप करते हैं, उनके गेम से एंटरटेन होते हैं, राइट? लेकिन लगता है रियल मैड्रिड के फैन्स के लिए कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड क्योंकि मैं भी एक रियल मैड्रिड फैन हूँ, मैं भी एक मदरिस्तास हूँ और मुझे पता है कि रियल मैड्रिड अभी जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है, वो कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन के लिए तो बिल्कुल लायक नहीं है। सो गाइस वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ अभिषेक राणा और अगर आप चैनल में नए हैं तो एआरपीओवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बात करेंगे आज के मैच के बारे में जो कि था रियल मैड्रिड वर्सेस विरेल, जो कि रियल मैड्रिड ने अपने होम पे खेला और 2-0 विक्ट्री निकाल दी और लीग टेबल में वो अभी सेकंड पोजीशन में है आफ्टर बार्सिलोना। सो अगर बात करें रियल मैड्रिड के गेम के बारे में, अगर हम इस पूरे मैच को देखें तो एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग की डिफीट के बाद काफ़ी इम्प्रूव तो दिखी टैक्टिकल वाइज़, मतलब वो एक फॉर्मेशन दिखा, एक बिल्डअप अच्छा दिखा, लेकिन कहीं न कहीं वो अभी भी रिकवरीज़ और जो पासेस हैं, वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं दिख रहे टीम वाइज़ मैं बात करूँ। और सबसे मेजर इश्यू जो मुझे लग रहा है टीम में, अभी वो एम्बाप्पे की तरफ से लग रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है? टू बी ऑनेस्ट इसका मैच में गेम अवेयरनेस मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि भाई आप इतने बड़े स्ट्राइकर हो, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो और एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं फैन्स आपसे, लेकिन आप कहीं न कहीं वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे। क्या ये गेम प्रेशर है? क्या ये एक नर्वसनेस है कि यार आप रियल मैड्रिड के प्लेयर हो? लेकिन ये आपको झेलना पड़ेगा। एज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ये आपको झेलना पड़ेगा और इसी के लिए आपको साइन अप किया गया है और इसी के लिए आप कहीं न कहीं जाने जाते हो कि आपने वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी है या अ, आपने जो फ्रेंच लीग में जो परफॉर्मेंस दी है, तो उसके बेसिस में ही आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस क्लब के लिए। तो क्या रीज़न है कि एम्बाप्पे कहीं न कहीं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं अगर बात करूँ एम्बाप्पे की पोज़ीशन के बारे में अगर हम देखें, तो विनीसियस और एम्बाप्पे एक ही तरफ पोज़ीशन में खेलते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई अगर विनीसियस आपके लिए जगह बना रहा है, स्पेसेस बना रहा है, तो आप स्पेसेस क्यों नहीं फाइंड कर रहे हो या क्यों नहीं स्पेसेस देख रहे हो कि आप वहाँ जाओ और विनीसियस आपको कहीं न कहीं पास या क्रॉस दे के सके और आप वो डिलीवर कर दो। कहीं न कहीं वो चीज़ समझ नहीं आ रही, क्यों आपको लेफ्ट में ही रहने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? क्या रीज़न है? आप इस चीज़ पे काम करिए क्योंकि ओपोनेंट को आपकी ये चीज़ अच्छे से पता लग रही है और ओपोनेंट आपको इसी चीज़ पे बीट कर पा रहा है। आपका जो टच है, वो जो पासेस है, कहीं न कहीं वो चीज़ नहीं हो रही, वो इतने एफिशिएंट नहीं हो रहे, इतने क्लियर नहीं हो रहे, जिसकी वज़ह से आप हमेशा डिफेंडर से बीट कर पा रहे हो। विरेल को भी यही पता था कि भाई कहीं न कहीं जो इनके फॉरवर्ड्स हैं, वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा काउंटर कर रहे थे दोनों फॉरवर्ड्स को। और विनीसियस के बारे में बात करूँ तो विनीसियस ने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। वो स्पेसेस बना रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं वो गेम इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिखी एम्बाप्पे की भाई कि आप स्पेसेस फाइंड आउट करें और आप विनीसियस से बॉल लें और वो शूट करें। और विनीसियस भी क्या करेंगे कि भाई जब उसे नहीं दिख रहा कि भाई एम्बाप्पे कहीं न कहीं जा ही नहीं रहा उस पोज़ीशन में तो पास देके क्या करेगा? जिसकी वज़ह से वो हमेशा बीट हो रहे हैं। बात करूँ अगर मैं एम्बाप्पे के सब्स्टिट्यूशन होने के बाद तो विनीसियस सेंटर में आ गए राइट साइड में और रोद्रिगो लेफ्ट साइड में आ गए और उसके बाद ही विनीसियस का वो बैंगर आया। तो कहीं न कहीं एम्बाप्पे की तरफ से वो क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि भाई आप करना क्या चाहते हो या आपके दिमाग में चल क्या रहा है या आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका गेम प्लान क्या है? वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एम्बाप्पे की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और कार्लो एंजेलोटी को भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं टिक पाओगे बड़ी टीम्स के आगे क्योंकि अभी आपके जो मैचेज़ हैं वो बहुत बड़े-बड़े मैचेज़ हैं। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आपको डॉर्टमुंड के साथ खेलना होम पे, उसके बाद आपको एनफील्ड खेलना लिवरपूल के सामने, उसके बाद आपको एसी मिलान, उसके बाद एल क्लासिको है आपका जो बार्सिलोना, हमें सबको पता है कि भाई क्या डोमिनेट, क्या तबाही मचा रही है पूरे यूरोप में। तो कार्लो एंceलोटी को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई कुछ ना कुछ अ, प्लान बी लाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अगर बात करें कंपैरिज़न करें जूड के रोल पे, तो जूड का रोल कहीं न कहीं यार मुझे लगता है कि
वो इतनी ज़्यादा मज़दूरी कर रहे थे ना, ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं ना कि कहीं न कहीं उसका एफ़र्ट वो वैनिश हो रहा है। मुझे फेडे और ये जूड सच में बहुत ज़्यादा इन पे बुरा लग रहा है क्योंकि ये इतनी एफ़र्ट दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। कामाविंगा भी थे मैच में, उनका परफ़ॉर्मेंस भी अच्छा था, लेकिन स्पेशली फेडे और जूड, ये दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिल्डअप में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं फॉरवर्ड्स हमारे उतने अच्छे नहीं हैं, ऑप्टिमम रिज़ल्ट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इनके एफर्ट्स वैनिश जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जूड को फॉरवर्ड खिला दो, वो पिछले सीज़न उन्होंने क्या तबाही मचाई थी, क्या स्पेसेस निकाल के गोल मारे थे, है ना? तो ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जोक्स अपार्ट, लेकिन आपको ये कहीं न कहीं आपको काम करना पड़ेगा इस चीज़ पे। आप इस चीज़ को ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि अब 9 गेम्स हो चुके हैं और अगर एम्बापे की बात की जाए तो उन्होंने 5 गोल्स मारे हैं और जिसमें से 3 पेनल्टी हैं, सोचिए 3 पेनल्टी। सो गाइस मैं तो यही बोलूँगा कि यस, कार्लो एंजेलोटी को ये काम करना पड़ेगा और बिल्कुल। और इस मैच में एक बुरी खबर भी थी कि अ, रियल मैड्रिड के राइट बैक डैनी कार्वाहल को बहुत सीरियस इंजरी हो गई है, उनका एसीएल टॉर्न हो गया है और आई थिंक वो पूरे सीज़न अब नहीं रहेंगे या मे बी अगले सीज़न वो कब आएँगे पता नहीं क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इंजरी होती है और ये कहीं न कहीं इसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो कार्लो एंजेलोटी के लिए अब और चैलेंजिंग हो गया। पहले ही उनकी फॉर्मेशन उन्हें क्रिएट नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपने फॉरवर्ड्स और बिल्डअप करने में अब प्लस इंजरी। विनीसियस भी इंजर्ड थे बट उनकी एक शोल्डर इंजरी दिखी थी बट आई थिंक वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है रादर दैन कि डैनी कार्वाहल की बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी। राइट। तो ये चीज़ अब सोचनी पड़ेगी कार्लो एंजेलोटी को कि भाई ऐसे नहीं चल पाएगा क्योंकि आपको अपोनेंट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप अगर आप गोल नहीं मारोगे तो कहीं न कहीं वो गोल निकाल के आपको फँसा सकते हैं। आपको लीग टेबल में डाउन कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि गेम्स इतने हो गए हैं वैसे ही, है ना? यूएफए पूरी लीग सिस्टम हो गया उनका प्लस आपके मैचेस कंटीन्यूअस। तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कैसे इस चीज़ को फिगर आउट करते हैं। बाकी एम्बापे को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई अ, सुपरस्टार कहने से नहीं होगा, आपको वो परफ़ॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जिसकी वज़ह से लोग आपको याद रखें कि हाँ भाई आप एक सुपरस्टार प्लेयर हैं और आपको जिस रोल के लिए बुलाया गया है, वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। कहीं ये ना हो कि आपकी स्टोरी भी एडन हैज़ार्ड जैसी बन जाए कि भाई इतनी बड़ी साइनिंग थी, इतनी बड़ी रिकॉर्ड साइनिंग की थी, लेकिन कहीं न कहीं वो डिलीवर नहीं कर पाए। राइट। तो रियल मैड्रिड प्लेयर होना एज़ अ मैड्रिस्ता ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है हर एक प्लेयर की कि भाई आप टॉप नॉच परफॉर्मेंस दें क्योंकि आपके पास आई थिंक दुनिया का बेस्ट मैनेजर है, बेस्ट कोचिंग स्टाफ है, बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट है, बेस्ट प्रेसिडेंट भी है और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको पूरी हेल्प करता है अपनी स्किल्स को डेवलप करने में। अगर आपको कहीं न कहीं दिख रहा है कि आप लैग कर रहे हैं तो आप उस पे काम करिए। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट पूरी गेम पे जाएगा और कहीं न कहीं हमारी टीम डाउन होती रहेगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि एज़ अ मैद्रिस्ता हम 4 साल में 2 ला लीगास और 2 चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, वो भी विदाउट किलियन एम्बापे के। तो ऐसा नहीं है कि टीम में कोई खराबी है, लेकिन हाँ, अगर आप एक प्लेयर हैं, एक सुपरस्टार हैं, तो आपको भी वो चीज़ अडैप्ट करनी पड़ेगी, वो उतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से खेलें, आपको भी एफर्ट मारने पड़ेंगे कहीं न कहीं। तो गाइस यही था मेरा रिव्यू रियल मैड्रिड और वियारियल के मैच से। आगे भी मैच के हम रिव्यू करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैच का बहुत सिंपल और बहुत ही की पॉइंट्स आपको बताता चलूँ। सो दिस इज़ अभिषेक राणा साइनिंग ऑफ। थैंक